इस वीडियो में हम बात करेंगे लचक या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। बचपन में हम सब ने रबर बैंड और स्प्रिंग वगैरह से खेला होगा और हम जानते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें लचकदार होती हैं या अंग्रेजी में जिसे हम कह सकते हैं इलास्टिक होती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें लचक नहीं होती या अंग्रेजी में जिन्हें हम कह सकते हैं नॉन इलास्टिक मटेरियल्स, जैसे कि मिट्टी या जिसे अंग्रेजी में मड या क्ले कहते हैं। पर अहम सवाल यह है कि तबीयत में लचक या इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस रबर बैंड पर एक कुवत लगाकर इसे खींचते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, लेकिन जैसे ही हम ये कुवत हटाएंगे तो ये वापस अपनी पुरानी शक्ल या अंग्रेजी में हम जिसे कह सकते हैं कि शेप या अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा। इसी तरह इस स्प्रिंग पर हम जब भी कुवत लगाएंगे तो इसकी शक्ल भी बदल जाएगी और जब कुवत हटाएंगे तो ये वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा। और इसी अमल की वजह से हम कहते हैं कि इस चीज़ में, इस रबर बैंड में या इस स्प्रिंग में इलास्टिसिटी या लचक मौजूद है। अब अगर हम यही अमल मिट्टी या मड या क्ले के साथ करते हैं और इन पर एक कुवत लगाते हैं जिसकी वजह से इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है और फिर हम वो कुवत हटा देते हैं तो ये अशिया वापस अपनी पुरानी शक्ल में नहीं आएंगी, क्योंकि इनमें लचक या इलास्टिसिटी नहीं है और इसीलिए हम इन्हें नॉन इलास्टिक मटेरियल्स कहेंगे। तबीयत के मुताबिक अगर हम किसी चीज़ से उसकी बिगाड़ने वाली कुवत या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं और उसके बाद वो वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ जाती हैं तो इस अमल को हम लचक या अंग्रेजी में इलास्टिसिटी कहते हैं। एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक स्टील की बॉल या एक फौलादी गेंद है, तो क्या उसमें लचक होगी या नहीं? हस्बे मामूल वीडियो पॉज करके ज़रा सोचिए इस बारे में। बज़ाहिर देखा जाए तो फौलाद या स्टील एक सख्त चीज़ है, तो शायद ये हमें लगे कि नॉन इलास्टिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर अपने किचन में, यकीनन छुरी होती है सबके किचन में, अगर उस छुरी की मिसाल लें और उस पर हम छुरी का जो फल होता है उस पर अगर हम एक कुवत लगाकर उसे मोड़ें और फिर ये कुवत हटा दें तो ये वापस अपनी जगह आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये छुरी फौलाद या स्टील से जो बनी हुई है ये एक लचकदार शय है, या अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे कि ये एक इलास्टिक मटेरियल है। एक और मिसाल ले लेते हैं। हम इंसानों के जिस्म की हड्डियों में भी लचक होती है। फर्ज करें अगर हम कोई वजन उठाते हैं तो थोड़ी देर तक हमारी हड्डियों की साख्त बदल जाती है और फिर अगर हम वो वजन वापस रख दें अपनी जगह तो हमारी हड्डियां भी अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। यानी हड्डियों में भी लचक या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी होती है और हमारी हड्डियां भी इलास्टिक मटेरियल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इन लचकदार चीज़ों में जो इन्हें वापस अपनी कुदरती या नॉर्मल हालत में आने में मदद करता है। तो ये जानने के लिए हम एक रबर बैंड को एटॉमिक लेवल या जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में जौहरी सतह पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एटम बना लेते हैं इस रबर बैंड के। चूंकि हमारा रबर बैंड अभी नॉर्मल हालत में है तो ये दोनों एटम तवाजुन में या बैलेंस में होंगे। इस वजह से इन दोनों के बीच फिलहाल कोई कुवत नहीं होगी। पर अगर हम इस रबर बैंड को पकड़कर खींच दें तो ये एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और तब इन दोनों के दरमियान एक कुवत आ जाएगी और वो कुवत होगी कुवत कशिश। कशिश तो नहीं कहेंगे हम, कुवत कशिश कह सकते हैं इसे उर्दू में, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे वापस अपने पुराने मकाम पर आने के लिए। अगर हम स्प्रिंग की मिसाल लेते हैं और इसे कुवत लगाकर दबा देते हैं तो ये एटम्स अपने एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इन दोनों के दरमियान जो कुवत होगी वो दाफे कुवत, उर्दू में उसे हम कहेंगे दाफे कुवत, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स, वो पैदा हो जाएगी और ये कुवत कोशिश करेगी इन दोनों एटम्स को धकेलने की अपने पुराने मकाम पर। हम ये मान लेते हैं कि ये सारे एटम्स एक स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। हम जब किसी लचकदार चीज को खींचते हैं तो उसके एटम्स दूर हो जाते हैं और उन पर एक कुव्वत कशिश या अट्रैक्टिव फोर्स लगती है और जब हम इन्हें दबा देते हैं तो इनके दरमियान एक दाफे कुव्वत या रिपल्सिव फोर्स लगती है और इन्हीं कुव्वतों की वजह से ये लचकदार चीजें अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ जाती हैं। लेकिन एक और सवाल, अगर इन चीजों पर कुव्वत ज्यादा लगे तो
मिसाल के तौर पर अगर हम इस स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा कुव्वत से खींचते हैं तो इसकी शक्ल या साख्त हमेशा के लिए भी बदल सकती है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, और ये वापस अपने पुराने सांचे में नहीं आ सकती। इसे भी अगर हम एटॉमिक सतह पे या जौहरी सतह पर देखें तो हम इन दोनों एटम्स को बहुत दूर ले जाएं तो इनके दरमियान कुव्वत सिरे से ख़त्म हो जाएगी और ये वापस अपने मकाम पर नहीं आ पाएंगे। सो इससे हमें पता चलता है कि लचक या इलास्टिसिटी की एक हद होती है, और उसकी हद से ज़्यादा हम कुव्वत लगाएं तो कोई लचकदार चीज़ अपनी पुरानी शक्ल में वापस नहीं आएगी और हमेशा के लिए बदल जाएगी। थोड़ी सी शायराना बात है अगर गौर करें तो। पर आखिर इस कुव्वत या इस फोर्स की हद क्या है, सवाल ये है, अगला सवाल हमारा। सो इसका इन्हिसार होता है हमारे पास कौन सी लचकदार चीज़ या इलास्टिक जो ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है वो क्या है। सो इसीलिए नॉन इलास्टिक चीज़ों की लचक की हद कम होती है और इलास्टिक चीज़ों की लचक की हद ज़्यादा होती है। अगर हमें मवाजना करना हो दो चीज़ों के दरमियान के उनके दरमियान लचक की हद क्या है तो कैसे करेंगे हम? ये मालूम करने के लिए हमें ये जहन में रखना होगा कि जो चीज़ ज़्यादा कुव्वत लगने के बावजूद अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ जाती है उसकी लचक की हद ज़्यादा होगी या उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। फर्ज करें हम एक फौलाद की तार ले लेते हैं और एक रबड़ की तार, और इन दोनों के साथ 50 किलोग्राम का वजन लटकाते हैं। अब ये जो फौलाद या स्टील वायर है ये तो अपनी जगह पर वापस आ जाएगी जब ये वजन हटाएंगे, पर रबड़ खिंचाव की वजह से थोड़ा लंबा हो जाएगा और उसका सांचा हमेशा के लिए थोड़ा बदल जाएगा। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टील में ज़्यादा लचक या ज़्यादा इलास्टिसिटी है।